हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 8 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो दोस्तों जो भी पहली बार आए हैं बस आप लोग बस 5 मिनट रुक जाइए, आपको समझ आएगा कितना बढ़िया कंटेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग पहला करंट अफेयर और पहला न्यूज़। तो ये हाल फिलहाल में क्या है दोस्तों, एक आर्टिकल है मतलब जो बात कर रहा है एक एक्सरसाइज का दोस्तों, बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि नेवल मतलब जो आप समझ लीजिए शिप होते हैं ना जहाज, उनके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का नाम है कोंकण एक्सरसाइज दोस्तों। ये कहाँ पे हुआ है 2025 में? तो ये इंडियन ओशन में हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एक्सरसाइज कोंकण के बारे में दोस्तों। ये जो है हर 2 साल में एक बार होता है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ये बायलैटरल मतलब 2 कंट्रीज के बीच में होता है। ठीक है, वो 2 कंट्रीज कौन सी हैं? तो वो है इंडियन नेवी। इस बार जो है INS विक्रांत जो हमारा कैरियर है ना वो मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके अलावा द रॉयल नेवी UK मतलब यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आ रहा था दोस्तों जो कि मतलब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें नाम है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली क्या है, इंडियन नेवी भी INS विक्रांत के साथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ आई है। उसके बाद द रॉयल नेवी जो यूनाइटेड किंगडम की वो भी अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ आई। अब ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्या होता है दोस्तों? ये एक्चुअली क्या, जो मेन कैरियर होता है, जो मेन जहाज, जैसे वो INS विक्रांत हमारा मेन कैरियर है ना, वो कैरियर जिसमें मतलब बहुत सारे मतलब आपके जहाज भी होंगे, हेलीकॉप्टर भी होंगे। उसके अलावा मतलब सबसे मेन जो होता है वो यही होता है। ठीक है, जो कैरियर वाला होता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसी की सुरक्षा के लिए, ठीक है, इसके चारों तरफ मतलब अब जैसे INS विक्रांत जो मतलब कैरियर था, उससे नहीं छोटा क्या होता है डिस्ट्रॉयर होता है, उससे छोटा क्या होता है फ्रिगेट होता है। ये सब लड़ाकू जहाज ही होते हैं दोस्तों, है ना। पर ये जो डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन और कुछ सप्लाई शिप हो गए या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, मतलब यही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसी को सपोर्ट करने के लिए, इसकी को सुरक्षा देने के लिए जो मतलब इसके चारों तरफ मतलब एक सेंट्रलाइज होकर घूमते हैं ना, उसी को कहा जाता है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, मतलब पूरा लमसम लेके चलना। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, इस आर्टिकल में एक चीज़ और मेंशन था, वो था ऑपरेशन हाई मास्ट। ये है HIGH हाई मास्ट। ये क्या है दोस्तों? ये 8 महीने लंबा चलने वाला एक एक्सरसाइज है दोस्तों। ठीक है, ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जा रहा है और ग्लोबल डिप्लॉयमेंट है मिशन है। मतलब आप समझ लीजिए सिर्फ एक कंट्री नहीं इन्वॉल्व है इसमें, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, करीब करीब 12-13 कंट्रीज तो हैं। ठीक है, इसका बस ये मतलब मकसद है टू कंडक्ट एक्सरसाइजेस एंड कॉपरेशन विद एलाइज, मतलब जो भी एलाई हैं इसके अक्रॉस वर्ल्ड में उनके साथ एक्सरसाइज करना और उनके साथ मतलब अपने कॉपरेशन को बढ़ाना। ठीक है, और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो इस बार एक्सरसाइज कोंकण हुआ है 2025 में, ये इसी का पार्ट है। किसका? आपका ऑपरेशन हाई मास्ट का। ठीक है, हाई इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर मिशन, यही वाला। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं, अब यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया है तो हमारे इंडियन नेवी ने किया है, तो कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है और वनडे एग्जाम हो गया या फिर UPSC या फिर PCS के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए इंडियन नेवी का ओरिजिन है क्या दोस्तों। सबसे पहले जान लीजिए तो बैटल ऑफ स्वाली जो हुआ था गुजरात के तट पे जो हुआ था दोस्तों ना, जो पोर्तुगीज के अंडर में पहले था 1612 में, है ना। तो ये समझ लीजिए इसी में हरा के मतलब ऑफिशियली मतलब ब्रिटिश इंडिया जो थी वो मतलब अपने आप को कायम की थी एक पोजीशन पे। ठीक है, तो ब्रिटिश बैटल ऑफ स्वाली कब हुआ था? 1612 में हुआ था दोस्तों। तो ये ब्रिटिश नेवल फोर्स क्या की थी इसमें, जो पोर्तुगीज थे उनको मतलब हराया था इस दौरान। ठीक है, गुजरात कोस्ट पे। ठीक है, तो यही इसको मतलब यही वाला जो बैटल है दोस्तों, बैटल ऑफ स्वाली, इसी को माना जाता है कि ओरिजिन है किसका? इंडियन नेवी का। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, तो उसके बाद क्या है, जो ईस्ट इंडियन कंपनी की एक नेवल आर्म हमेशा रही है 1686 में से, तो मतलब बॉम्बे मैरीन नाम है इसका। ठीक है, और यही बॉम्बे मैरीन जो है आगे चल के इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम रखा गया हर मैजेस्टीज इंडियन नेवी। ठीक है, उसके बाद इसका नाम फिर चेंज हुआ, तो हर मैजेस्टीज इंडियन नेवी से इसका नाम हो गया हर मैजेस्टीज इंडियन मैरीन हो गया। ठीक है, उसके बाद 1934 में इसका नाम फिर बदल के रॉयल इंडियन नेवी हो गया। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों और हमारा संविधान लागू हुआ, तो हम लोगों ने ये जो रॉयल वर्ड था, ये जो रॉयल प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स बोलते हैं, इसको हटा दिया। ठीक है, और हटा के इसका ऑफिशियली नाम क्या रख दिया? इंडियन नेवी, सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी। ठीक है, और दोस्तों इसके जो टोटल कमांड है ये 4 हैं दोस्तों। तो एक तो वेस्टर्न नेवल कमांड ध्यान रखिएगा, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। ठीक है, मतलब जैसे डायरेक्शन है उसी हिसाब से ये लोग कंट्रोल भी करते हैं उस एरिया को। ठीक है, अब ईस्टर्न नेवल कमांड है, इसका जो हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। ठीक है, उसके बाद जो साउदर्न नेवल कमांड है ये कोची है। ठीक है, केरला। ठीक है, उसके बाद आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कमांड है, ये इसमें तीनों फोर्सेज का है, ट्राई फोर्सेज का ही कमांड है इधर। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार कमांड जो है ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर। और ध्यान रखना दोस्तों, जो ये पोर्ट ब्लेयर है इसका अब नाम चेंज कर दिया गया है 2024 में, इसका नया नाम विजयपुरम रख दिया गया था। और थोड़ा सा हिस्ट्री के पर्पज से जाएंगे तो हम लोग जान लीजिए इंडिया में पहली बार किसी ने मतलब अगर नेवल में मतलब सोचा था तो वो छत्रपति शिवाजी थे, मतलब नेवल फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले जब सारे राजा महाराजा मतलब
किसी और चीज़ में व्यस्त थे, तो तब मतलब छत्रपति शिवाजी पहले इंसान थे, पहले मतलब महाराजा थे, मतलब पहले मतलब रूलर थे मतलब इंडिया के, जिन्होंने सोचा कि हाँ एक नेवल फोर्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं जिससे छत्रपति शिवाजी को मतलब 1650s में ही इन्होंने सोचा था, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड नेवल फोर्स इन इंडिया 1650s में, पहला मतलब ऑर्गेनाइज्ड मतलब वे में जो नेवल फोर्स काम करेगी उसको किया मतलब स्थापित। ठीक है, और इन्होंने जो स्थापित किया वो क्या थी, मराठा नेवी। ठीक है, और इसका पहला नेवल बेस कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था, वो है नियर कल्याण इन 1654। ये डेट ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर ध्यान रखें, सुप्रीम कमांडर तो आप जान रहे हो तीनों फोर्सेस के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। ठीक है, और कमांडेड बाय किससे कौन कमांड करता है इसको, इंडियन नेवी को, तो ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होते हैं एडमायरल रैंक के। अभी हाल फिलहाल में कौन है, तो ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, इंडियन नेवी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे भी मनाया जाता है, क्योंकि इंडियन पाक वार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इंडियन नेवी ने। ठीक है, 1971 में, ध्यान रखिएगा, ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर दोस्तों। ठीक है, ये है आपका रिलेटेड टू मतलब करायो बैंक। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, फिलीपींस ने कोरल लार्वा, तो कोरल लार्वा मतलब हुआ जैसे कि आप जान लीजिए बटरफ्लाई कैसे बनती है, आप जैसे कि मान लीजिए अंडे से निकली, अंडे से फिर लार्वा बनी, लार्वा से फिर वो कोकून में बनी, कोकून से फिर वो आपका मतलब कोकून से निकल के बटरफ्लाई बन जाती है, ये प्रोसेस चलता है ना। तो सेम ऐसा ही होता है, कोरल लार्वा भी एक चीज़ होती है, मतलब सीड मान लीजिए या फिर मतलब बीज मान लीजिए, इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब खासकर उनके जैसे कोरल्स की बहुत सारी स्पीसीज़ है ना दोस्तों, पर कुछ स्पीसीज़ क्या है कि मतलब इंडेंजर्ड है, ख़त्म हो रही है, तो उन्हीं स्पीसीज़ को मतलब क्रायो बैंक में सुरक्षित रखा जाएगा, और इन फ्यूचर उनको दोबारा से मतलब अगर मान लीजिए उनकी प्रजाति खत्म होने वाली है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने वाली है, तो उनको रीस्टैब्लिश करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो यही है टू प्रोटेक्ट थ्रेटन्ड रीफ्स, मतलब जो भी मतलब रीफ्स हैं, रीफ्स तो मतलब ग्रुप होता है, उससे कॉलोनी होती है कोरल्स की, दो तरह के होते हैं, एक तो हार्ड मतलब कोरल्स होते हैं, एक सॉफ्ट कोरल होते हैं। ठीक है, दोनों में डिपेंड करता है। ठीक है, अब सारी चीज़ हम जानेंगे। तो क्रायो बैंक सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रायो बैंक होता क्या है। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे मान लीजिए जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं, जिससे मतलब किसी एक नए जीवन का को मतलब संसार में लाया जा सकता है, उन टिश्यूज़ को मतलब कलेक्ट किया जाता है यहाँ पे, उसके बाद उनको फ्रीज किया जाता है, और उसके बाद उनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मतलब स्पर्म हो गया, एग्स हो गया या एम्ब्रियोस हो गया, किसके लिए, फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, और इसके जो सैंपल्स है उसको सेफली मतलब एक एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस तक होता है, उसमें मतलब उस टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन टैंक्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, बहुत ही सेफली। ठीक है, और फिलीपींस जान लीजिए साउथ ईस्ट एशिया का पहला मतलब कंट्री है जिसने ऐसा कुछ किया है, और ये जो किया है ना, तो ये एक रीजनल इनिशिएटिव है इन्हीं का। तो ये वो इनिशिएटिव का मकसद क्या है कि क्रायो बैंक्स को बनाना अक्रॉस द कोरल ट्रायंगल। अब कोरल ट्रायंगल आपको ये वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा होगा दोस्तों, तो इसको मैं अभी आपको तुरंत क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, तो इस फोटो में आप देखिए ध्यान से दोस्तों, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगल है यही कोरल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, अब इस कोरल ट्रायंगल को आप देखिए, जैसे यहाँ से आप देखिए ना, ये लैप्स कर रहा है पूरा, ये है ना, ये फूजी आइलैंड हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, पपुआ न्यू गिनिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया ना, ये सारे एरिया मिलके क्या बना रहे हैं, ये कोरल ट्रायंगल है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे कोरल्स की आप समझ लीजिए कम से कम नहीं तो 500 से ज़्यादा स्पीसीज़ है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए जो भी जितनी भी स्पीसीज़ पूरे वर्ल्ड में मिलती है उसकी 76% मैक्सिमम, मतलब मोर देन 76% स्पीसीज़ यहाँ पे अकेले मिल जाती हैं। ठीक है, अब कोरल ट्रायंगल क्या है दोस्तों, ये मतलब इसी को अमेजन ऑफ द सी भी कहा जाता है, मतलब एक मैरीन रीजन है जो कि स्पैन करता है इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड और तिमोर लिस्ट है ये। ठीक है, इन्हीं सब के बीच में मतलब ये चलता है, एक ट्रायंगल शेप का हो जाता है ना। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों आप जान लीजिए 76% से ज़्यादा जो मतलब कोरल स्पीसीज है वो यहीं पे पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अब जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा अब कोरल्स के बारे में। ठीक है, कोरल्स क्या होते हैं दोस्तों, कोरल्स कुछ नहीं होते हैं, कोरल्स तो मतलब आप समझ लीजिए कॉलोनी हो गए, इनमें जो मेन होता है ना दोस्तों वो होता है पॉलिप। ठीक है, ये जो होते हैं दोस्तों पूरे ओशन फ्लोर का सिर्फ और सिर्फ 0.1% ही कवर करते हैं, पर पूरे मैरीन स्पीसीज में
25% जितनी भी मैरीन स्पीसीज है उनके 25% को ये अकेला सपोर्ट कर देता है, ये 0.1% ऑफ कोरल। ठीक है, कोरल क्या है दोस्तों, ये कॉलोनियल मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट मतलब होता है जिनकी मतलब रीढ़ की हड्डी उड्डी नहीं होती, मतलब पूरा मतलब घूम सकते हैं, मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर होता है इनका सिलेंडर टाइप का, और यहाँ पे टेंटिकल्स ऐसे निकले रहते हैं, तो ये मतलब जो मतलब घूम सकते हैं, मतलब ये कोई मतलब यहाँ पे वो रीढ़ की हड्डी नहीं है, समझ रहे हैं दोस्तों, विदाउट बैकबोन। ठीक है, दे आर कॉलोनियल मतलब कॉलोनी टाइप की होती है, एक दूसरे से मतलब लिविंग टिश्यू थ्रू मतलब ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इनका जो फाइलम है वो सिनिडेरिया, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये वन डे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अब कोरल क्या है, ये कोरल कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ मेनी जेनेटिकली मतलब जो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल पॉलिप्स होते हैं ना, वही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं लिविंग टिश्यू के थ्रू। ठीक है, और ध्यान रखना जो भी आपको मतलब स्ट्रक्चर दिखता है कोरस का, जैसे ये कोरस का आपको दिख रहा है ना, इसके आउटर पे दोस्तों जो पतली सी लेयर होती है वही होते हैं दोस्तों पोलिप, मतलब जो लिविंग वाले होते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग जान लिए। ठीक है, ईच पोलिप विथ सिंगल ओपनिंग, विथ सिंगल ओपनिंग मतलब दोस्तों जो भी मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए ये है ना, ये पोलिप है। ठीक है, इसके टेंटिकल्स ऐसे निकले रहते हैं, इसका जो ये ओपनिंग है ना, यही माउथ जो है ये खाने के लिए भी यूज़ करता है, और यही माउथ जो है ये मतलब जो मतलब वेस्ट होता है उसको निकालने के लिए भी यूज़ करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ईच पोलिप विथ सिंगल ओपनिंग सैक लाइक, सैक मतलब सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। ठीक है, मतलब ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप शेप होता है, ऊपर में टेंटिकल ऐसे निकले होते हैं। ठीक है, सैक लाइक एनिमल विथ टेंटिकल्स अराउंड अ सेंट्रल माउथ, वही सेंट्रल माउथ के अराउंड, और ये टेंटिकल्स इनको मतलब बचाने के लिए भी काम आता है, अपने प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा ये लोग मतलब खाने को पकड़ने के लिए भी काम आता है। ठीक है, और पॉलिप सिगरेट्स ये है, पॉलिप जो है मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को सिगरेट करते हैं, जिसकी वजह से मतलब हार्ड स्केलेटन बनता है, जिसको बोलते हैं कोरेलाइट। वो जो आप देखते हो ना वाइट वाइट वाला, वो यही होता है कोरेलाइट। ठीक है, विच बिल्ड्स द रीफ स्ट्रक्चर, जो पूरा मतलब रीफ स्ट्रक्चर बनता है, जो आप ग्रेट गए रीफ स्ट्रक्चर देखे होंगे ना, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का, वो वैसे ही बना हुआ है। ठीक है, हाँ, सबसे मेन बात यही मैं बता रहा था दोस्तों, ओनली द थिन आउटर लेयर ऑफ द कोरल कॉलोनी, जो कोरल कॉलोनी बन जाती है उसका जो सबसे ऊपर वाला जो आउटर वाला लेयर होता है वही लिविंग पॉलिप्स होता है, बाकी जो होता है उनके द्वारा सिक्रेट किया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन होता है। ठीक है, जो कि बहुत सालों से इसका मतलब एक्यूमुलेट किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, और उसके बाद जान लीजिए मोस्ट रीफ बिल्डिंग कोरल्स कंटेन सिम्बायोटिक, यही है दोस्तों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ, एक एल्गी के साथ करते हैं, जिसका नाम है जूजेंथलाई। क्या नाम है दोस्तों, जूजेंथलाई, जो कि इनको न्यूट्रिएंट्स और कलर भी प्रोड्यूस करते हैं। जो भी आपको मतलब वर्ल्ड में जितने भी कोरल्स दिखते होंगे ना, कोरल रीफ देखते होंगे बहुत कलरफुल रहते हैं, वो सारा रंग कौन देता है, यही अलगी देता है। ठीक है, कोरल क्या देते हैं मतलब अलगी को, ये देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, अलगी को देते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। तो अलगी क्या देता है इनको, अलगी देता है इनको शुगर, प्रोटीन, फैट, जिसकी वजह से मतलब इनका ग्रोथ हो पाता है, ये रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, उसके अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन फॉर्मेशन कर पाते हैं। ठीक है, अब कोरल्स क्या है दोस्तों, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। रिप्रोड्यूस दो तरीके से करते हैं दोस्तों। पहला क्या है, ए सेक्सुअली मतलब बडिंग, और दूसरा है फ्रेगमेंटेशन मतलब बडिंग मतलब अपने ही पार्ट में ये नया मतलब क्या बोलते हैं, मतलब आप लार्वा बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं ना, सीड बोल सकते हैं, तो वो इन्हीं के पार्ट में दोबारा से मतलब एक बर्ड की तरह निकल जाता है, फिर बाद में वो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, वो उग जाता है, या फिर साथ साथ में वो कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है, सेक्सुअली में क्या है, स्पॉनिंग होता है। स्पॉनिंग मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन बना कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, कुछ और इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एक साथ ही ये लोग ना मैक्सिमम क्वांटिटी में एक साथ मतलब एग्स को और स्पर्म्स को ये लोग रिलीज करते हैं। अब इतना साथ मतलब ये मतलब इतनी मतलब एक साथ करने की वजह से क्या होता है, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मतलब इनके मतलब फर्टिलाइज एग बनने के। ठीक है, तो फर्टिलाइज एग बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्री स्विमिंग लार्वा को पैदा करते हैं, मतलब बन जाते हैं, जिनको पेलेन्युला कहते हैं, या तो ये मतलब जगह जगह लोकेशन पे जाके फिर ये कॉलोनी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इनमें ध्यान रखिए कोरल जो होते हैं, जो पॉलिप्स होते हैं दोस्तों ना, कोरल्स जो होते हैं जरूरी नहीं है मतलब सब अलग अलग सेक्स के हों, कुछ कोरल्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब हर्माफ्रोडिटिक होते हैं, मतलब उनमें दोनों सेक्स मौजूद होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों। ठीक है, उसके बाद आता है एक टर्म दोस्तों कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग कुछ नहीं है दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी तरह सी टेम्परेचर हाई हो गया या कुछ और इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसे हो गए मतलब समझ लीजिए, या फिर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गया, पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, या मान लीजिए किसी बीमारी के कारण क्या होता है ना दोस्तों, उसके कारण क्या होता है, जो उनके अंदर में एल्गी होता है, जो जूजेंथलाई होता है, वो मतलब उस स्ट्रेस को मतलब अगर मतलब सहन नहीं कर पाता है तो वो निकल जाता है बाहर, किससे, उसको मतलब पॉलिप से बाहर निकल जाता है। अब जब पॉलिप से बाहर निकल जाता है तो कोरल्स क्या है ना,
व्हाइट कलर के हो जाता है, क्योंकि कलर उन्हीं के द्वारा दिया जाता है, व्हाइट कलर हो जाता है या फिर फीका कलर हो जाता है, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखिए, अगर बहुत लंबे समय तक इनको मतलब दोबारा से मतलब कोई ये एल्गी इनके अंदर नहीं आया, ठीक है, तब मतलब ये बाद में जाके डेड हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और एक्चुअली क्या बात है ना दोस्तों, ये जिस माहौल में रहते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इतना इनको मिलता नहीं है। अब इनको कौन दे देता है न्यूट्रिएंट्स, ये देता था ये एल्गी पर्टिकुलर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ आप देख लीजिए एल्गी कोरल्स कितने होते हैं दोस्तों, तो टाइप्स होता है, एक तो हार्ड कोरल्स होता है, एक सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल मतलब समझ लीजिए जो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट हो ना, उसी स्केलेटन के बने होते हैं और वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ कोरल रीफ्स जो बने होते हैं, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना एक एग्जाम्पल। और सॉफ्ट कोरल्स होते हैं, सॉफ्ट वाले होते हैं, जैसे मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ दोस्तों, क्लियर रह जाएगा आपको, है ना। ये देखिए जैसे आपका ये हो गया, ये तो सिंपल आपका पॉलिप हो गया, ठीक है। पॉलिप में ये जो टेंटिकल्स निकले हुए हैं दोस्तों ना, इसी टेंटिकल में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट आपका ये दिख रहा है, यही जून तलाई है, यहीं पे मतलब ये रहता है, ठीक है। और उसके बाद आपका सॉफ्ट वाला ये है आपका हार्ड वाला, ये तो कोरल ब्लीचिंग हो गया। ये तो मतलब जब मर जाते हैं ना, मतलब बहुत दिन तक अगर उनमें एल्गी नहीं आए तो वो मर जाता है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका ये हार्ड वाला कोरल हो गया, मतलब एकदम पूरा कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। और इसके बाद आपका ये हो गया ये सॉफ्ट वाले, देख रहे कितने हिल रहे हैं, बहुत सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। अब सॉफ्ट में क्या होता है, डू नॉट प्रोड्यूस हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इनका काफ़ी, ठीक है। और मतलब ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और मतलब थोड़े से कैल्शियम एलिमेंट्स के बने होते हैं, ठीक है। और ये क्या है ना, सॉफ्ट कॉरल्स उतने बड़े बड़े रीफ नहीं बनाते हैं, ठीक है, जितने बड़े बड़े ये हार्ड कॉरल बनाते हैं, ठीक है। अब इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कौन सी जगह पर मिलते हैं, तो हर जगह नहीं मिलते दोस्तों। इंडिया में जैसे गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, ठीक है, जैसे मतलब गुजरात वाली है, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, पाक बे हो गया, ठीक है। मन्नार वही श्रीलंका के पास में दोस्तों है ना, पाक बे हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास हो गया, और लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। अब ग्लोबली आप देखेंगे तो ये ध्यान रखना दोस्तों ये पॉइंट, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये दुनिया का सबसे बड़ा मतलब बैरियर रीफ है, मतलब आप समझ लीजिए कोरल रीफ है, ठीक है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको दर्जा मिला हुआ है। और ये समझ लीजिए दुनिया के जो 7 नेचुरल वंडर्स हैं ना, उनमें से एक ये ग्रेट बैरियर रीफ है। उसके अलावा इंडोनेशिया का राजा रामपत, ध्यान रखिएगा, ये समझ लीजिए करीब करीब दुनिया का 75% से भी ज़्यादा वर्ल्ड के जो भी मतलब कोरल स्पीसीज हैं वो मैक्सिमम यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तुब्बा ताहा रीफ, ये फिलीपींस में है, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, ये सुलू सी पे है, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इजराइल बहुत न्यूज़ में है, तो रेड सी का जो कोरल रीफ है ये पूछ सकता है किसके किसके अक्रॉस मतलब स्प्रेड है, ध्यान रखना ये इजिप्ट के है, दजीबूटी है, और उसके बाद आपका इजराइल के अक्रॉस फैला हुआ है, ठीक है। और फीजी में ध्यान रखिए एक रेनबो रीफ है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि ये टाइप्स ऑफ रीफ क्या होता है, हम लोगों ने देख तो लिया रीफ क्या होता है दोस्तों। तो इसमें आता है सबसे पहले फ्रिंगिंग रीफ। फ्रिंगिंग रीफ मतलब जैसे कि एक वोल्केनिक मतलब पहाड़ है, मतलब वोल्केनिक माउंटेन है, तो इसी के चारों तरफ जैसे सट सट के मतलब कोरल मतलब आ जाए, ठीक है, तो उसे कहा जाता है फ्रिंगिंग रीफ, ठीक है। बैरियर रीफ मान लीजिए ये थोड़ा सा इसमें सबमर्जेंस हो, ये थोड़ा सा हल्का सा मतलब शैलो डेप्थ वाला लगून हो, ठीक है। ये लगून पानी इसमें इकट्ठा हो गया, इधर समुद्र का पानी है, ये पूरा कोरल से इकट्ठा हो रखा है, और यहाँ पे लगून है, ठीक है। अब बीच में अब मान लीजिए फिर अगर एटोल किसे कहता है, जब ये पूरा नीचे होता है, ये जो मतलब वॉल्केनिक मतलब माउंटेन पूरा नीचे है ना, और ये ऊपर में पूरा का पूरा लगून बन गया है, ठीक है, और साइड में समुंदर है, तो ये कोरल है, ठीक है। तो ये होता है एटोल। और पैच रीफ क्या होता है ना, कुछ नहीं दोस्तों, ये जो फ्रिंजिंग रीफ है और बैरियर रीफ में कहीं कहीं छोटे छोटे आइसोलेटेड रूप में मिलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो दोस्तों ये देखिए, इसमें ज़्यादा आपको समझ आएगा। जैसे कि ये देखिए आपको ये वॉल्केनिक आइलैंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इसका मतलब अगर आप ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और फ्रिंगिंग रीफ यही होता है। अब यहाँ पे ये हरा भरा है, उसके अलावा ये जो साइड साइड में इसके कोरल रीफ बन रहे हैं, ठीक है। अब ये है कोरल रीफ, ठीक है, हल्का फुल्का पानी होगा, मतलब लगून जिसे बोलेंगे। पर बैरियर रीफ में क्या होता है, यही जो है पहाड़ जब थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, सबमर्जेंस हो जाता है, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे थे, ये वाला जो है ये लगून है, मतलब शैलो ही है, लगून है। पर यहाँ पे लगून जो है एटोल में, लगून का जो है वो शैलो नहीं, थोड़ा डीप हो जाता है, पर रहता है इससे अलग ही है समुद्र से, पर ये थोड़ा डीप हो जाता है, और ये नीचे रहता है इनके, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये एटोल वाला ये, ठीक। इसके बाद आते हैं थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर। ये क्या कह रहा है दोस्तों, गोल्डन जुबली सेलिब्रेटेड बाय रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है।
अब ये हाल फिलहाल में क्या 50 साल की सालगिरह मतलब रीजनल रूरल बैंक ने मनाया है, तो हम लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए इनके बारे में, ताकि कोऑपरेटिव रहते हैं रूरल एरिया में दोस्तों, है ना। ऊपर से गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है तो उसके लिए मतलब जो बेनिफिट होता है यही लोग पहुंचाते हैं, मतलब फाइनेंशियली भी मतलब यही लोग पहुंचाते हैं, मतलब आम लोगों तक गाँव के, ठीक है। अब ये रीजनल रूरल बैंक जो है ये किसके अंडर में है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। ये इस्टेब्लिश किया गया था आरआरबी एक्ट 1976, मतलब रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ था दोस्तों, मतलब ये जो एक्ट है 5 आरआरबीज को खोला गया था 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। इसीलिए 2 अक्टूबर को ये मतलब गोल्डन जुबली मनाया गया, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन में, तो एक नरसिम्हा कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट था, जिसका टेन्योर मतलब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टेन्योर के दौरान में, मतलब इस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, और जिसकी वजह से 5 आरआरबी सेटअप किए गए थे 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। इसका काम क्या होता था और मेन पर्पस क्या था दोस्तों ने, उस समय क्या है कि अभी भी मान लीजिए लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में ही रहती है, ठीक है। इसीलिए मतलब उनको मतलब एक जो इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम है उससे कनेक्ट करने के लिए इस मतलब रीजनल रूरल बैंक्स को लाया गया था, ठीक है। अब इसमें जानने वाली क्या बात है, तो पांचों का पांचों नाम तो आप देख लीजिए, पर ये ध्यान रखिए पहला कौन सा था आरआरबी, तो वो था प्रथम, मतलब एक तो फर्स्ट आरआरबी है और नाम भी प्रथम मतलब पहला ही होता है प्रथम बैंक। इसका हेड ऑफिस यूपी के मुरादाबाद में है। इसको स्पॉन्सर कौन किया था, सिंडिकेट बैंक ने। ध्यान रखना दोस्तों किस मतलब ये तो सब जानेंगे, पर सिंडिकेट बैंक बहुत लड़के नहीं मतलब जानते, ठीक है। अब बाकी 4 कौन से, तो गौर ग्रामीण बैंक, इसको किसने स्पॉन्सर किया था, यूको बैंक ने। यूको बैंक ने ही जयपुर वाले को भी किया था स्पॉन्सर, जयपुर नागौर अचालिक ग्रामीण बैंक, इसको भी यूको बैंक ने। उसके अलावा जो थे 2, गोरखपुर हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये एसबीआई ने किया था। हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको पीएनबी ने किया था। हरियाणा का तो समझ जाओगे, पंजाबी करेगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी ऑनरशिप बड़ी मैटर करती है दोस्तों। ऑनरशिप मतलब इसमें समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 50% है, उसके बाद जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ 15%। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत कीजिए कि 35% ये जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, जो इनको स्पॉन्सर करते हैं, उनका जो शेयर है वो 35% है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में टोटल आरआरबी अगर देखे जाएंगे 2025 में 25 हैं, मतलब 28 हैं। ये इसलिए क्योंकि बाकी जो आरआरबीज थी उनको सबको मतलब कंसोलिडेट कर दिया गया कम में, ठीक है। अब नाबार्ड जो है इनको सुपरवाइज और रेगुलेट करता है, ठीक है। सुपरवाइज और मतलब इनको रेगुलेट भी करता है, और मेन जो रेगुलेशन होता है इनका आरबीआई की तरह होता है, मतलब देख रेख का काम जो है मतलब ये नाबार्ड करता है, ठीक है। तो नाबार्ड के बारे में आप थोड़ा सा जान दीजिए। ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सुपरवाइज भी करता है, रेगुलेट भी करता है आरआरबी को, अलॉन्ग विथ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक समझ रहे हैं दोस्तों, एक तो होता है मतलब आपका क्या बोलेंगे इसे, एक होता है कमर्शियल बैंक, होता है एक कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है, जो अपने बेनिफिट के लिए लगते हैं, ठीक है। और कोऑपरेटिव जो होता है मतलब कुछ कॉर्पोरेशन बन के होता है, वो मतलब एक तरह से सामाजिक सोशल वर्क के लिए ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन कौन है, साजी केवी हैं, ठीक। किसके, ये भी अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब इसमें मेन बात आती है दोस्तों कि शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते क्या दोस्तों। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक है जो कि आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत मतलब आरबीआई को नेशनलाइजेशन मिला था, राष्ट्रीयकरण होता है इसका। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत उसका जो सेकंड शेड्यूल है उसमें जो बैंक मेंशन्ड है वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, ठीक है। इनकी भी एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी मतलब इनको कम से कम मतलब कम से कम 5 लाख या उससे ज़्यादा पेड अप कैपिटल और रिजर्व को मेंटेन करना पड़ता है। पेड अप कैपिटल क्या होता है, जो शेयर के रूप में होता है, जो मतलब आप समझ लीजिए आपने कुछ शेयर दिया हो किसी को और बदले में आपको मतलब अमाउंट मिला हो, ठीक है, वो वाली कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनको मतलब ये एलिजिबल होते हैं मतलब आरबीआई से बैंक रेट पे मतलब फंड को बोरो करने के लिए, मतलब उधार लेने के लिए, ठीक है। अब इसमें मेन बात क्या आ जाता है दोस्तों, बैंक रेट और रेपो रेट में फ़र्क क्या होता है दोस्तों। जहाँ बैंक रेट होता है अभी हाल फिलहाल में 2025 में 5.75% है। इसका मतलब क्या है, ये है ना बैंक रेट पे मतलब फंड जो है कौन मतलब देती है, तो आरबीआई देती है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। और कमर्शियल बैंक को किसके लिए, मतलब किसी भी काम के लिए, पर ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देती है और विदाउट कोलेटरल, मतलब किसी प्रूफ के, मतलब कोई मतलब गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद रेपो रेट क्या है दोस्तों, रेपो रेट सेम है, मतलब इसका जो रेट है 5.50% अभी है हाल फिलहाल 2025 में, ये सेम है। मतलब आरबीआई ही मतलब इस रेट पे मतलब लोन देती है, पर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए देती है, पर ऐसे नहीं दे सकती, मतलब ये तो विदाउट कोलेटरल है, ठीक है। पर इसमें देना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को देना पड़ता है एज ए कोलेटरल। पर एक एग्रीमेंट और होता है कि बाद में इसी को एग्रीमेंट को आपको मतलब ये जो कोलेटरल है मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसको दोबारा परचेज करेंगे, ठीक है।
अब शेड्यूल्ड बैंक्स भी दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो हो गया आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो पूरा प्रॉफिट बेस पे ही रह के काम करते हैं, और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक जो आपस में मिलके मतलब सोशल वर्क में ज़्यादा लगे रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों शेड्यूल्ड बैंक का एग्जांपल अगर आप देखेंगे, जितने भी मेजर बैंक है ना वो सारे के सारे शेड्यूल्ड बैंक हैं, ठीक है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक छोटे छोटे बैंक होते हैं, ठीक है, जिन पे उतना रिस्ट्रिक्शन होता नहीं आरबीआई का, और शेड्यूल्ड बैंक पे आरबीआई का बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक मतलब एक तो सबसे पहली बात जान लीजिए, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सेकंड शेड्यूल में नहीं होते ये मेंशन, ठीक है। उसके बाद इनका जो पेड अप कैपिटल होता है, जो मतलब शेयर के थ्रू मतलब ये लोग इकट्ठा करते हैं, जो कंप्लीटली मतलब सामने से कोई शेयर खरीदा है उसने दिया हो, ठीक है। तो वही है, 5 लाख तक इनका नहीं होता है। उसके बाद ध्यान रखिए, रेगुलेटेड बाय आरबीआई तो होते हैं, पर उतना स्ट्रिक्टली नहीं किया जाता इनको, मतलब रेगुलेट मतलब आरबीआई के द्वारा, ठीक है, जैसे शेड्यूल बैंक को करता है वो, ठीक। उसके बाद ये जान लीजिए, ये जो सीआरआर है, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है उसका एक परसेंटेज है, जो कि मतलब उस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना पड़ता है, ठीक है, कैश के रूप में, ठीक है। और पर यही जो है, ये जो छोटे नॉन शेड्यूल बैंक है, इनको जरूर ये अपना जो सीआरआर है अपने पास ही रखते हैं डेमसेल्फ, ठीक है। पर शेड्यूल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है। तो यही है। अभी हाल फिलहाल में 2025 में ये 3% है, मतलब अगर आप समझ लीजिए 100 रुपये टोटल डिपोजिट है, 100 रुपये का 3 रुपये उनको आरबीआई को देना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखिए, नॉट मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस एक मतलब ग्रुप है दोस्तों, जो मेन शेड्यूल बैंक है ना वही सारे इसमें आ जाते हैं, जो मेजर बैंक है सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी रिस्की होता है नॉन शेड्यूल बैंक में, मतलब पैसा जमा करना वो उतना नहीं है, उतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो कोई किसी को कोई दिक्कत होता नहीं है, ठीक है ना। उसका फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर दोस्तों, आपका वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। ये दोस्तों हर साल होता है, बस एक समर ओलंपिक्स छोड़ देंगे ना, तो उसको छोड़ के ये मतलब लगभग हर साल ही होता है, ठीक है। अब ये है मीराबाई चानू, ये देखिए ये है पर्सनैलिटी जिनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया 48 kg कैटेगरी में, और इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, ठीक है। और इनको पद्मश्री 2018 में मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये हुआ कहाँ था वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जिसमें इन्होंने सिल्वर जीता है, तो ये हुआ था नॉर्वे में। और ये जो किसने कराया था, तो ये करवाया था ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने कराया था, जिसका हेडक्वार्टर लुवासने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर, ये है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क क्यों अभी हाल फिलहाल न्यूज़ है, क्योंकि ये इंडिया का पहला चीता सफारी बना। भाई चीता सफारी बनेगा क्योंकि पहली बार इसमें चीता ला के आप एसी में डाले थे, ठीक है। अब जान लीजिए, इसमें जो चीता लाया गया था दोस्तों वो है अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीता आपका दिखेगा ऐसा, ये देख रहे ये, और ये हमारा एशियन चीता जो कि 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अब कूनो है, हाँ, तो कूनो नेशनल पार्क है कहाँ पे दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है, और ये कूनो रिवर पे है, मतलब पास है, इसके पास से मतलब कूनो रिवर बहती है, जो कि चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और जो चंबल रिवर है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और यमुना किसकी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और ध्यान रख लीजिए, जहाँ पे ये गंगा से मिलती है वहाँ पे तो यमुना का पानी जो है गंगा से ज़्यादा होता है, पर ये है कि मतलब बाद में गंगा ही जाती है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, एक्चुअली क्या है 1952 में, जब मतलब एशियाटिक जो चीते इंडिया में थे वो विलुप्त हो गए थे, तो उन्हीं को मतलब दोबारा से लाने के लिए, ठीक है, करीब 70 साल बाद, ठीक है, ये लॉन्च किया गया था मतलब 17 सितंबर 2022 को, ठीक है, उन्हीं चीता को दोबारा से री इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये दुनिया का पहला इंटर कॉन्टिनेंट, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, नॉट एक कंट्री से दूसरे कंट्री, समझे, एक एशिया कॉन्टिनेंट अलग हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग हो गया, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अलग हो गया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट अलग हो गया, ऐसे ही दो मतलब दुनिया का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर, जो बड़े साइज के होते हैं ना कार्निवोर, ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था, ठीक है। और ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया था, एक तो सबसे पहले जानिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यही सबसे मेन था, जो कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। और उसके बाद कोलैबोरेट किसके साथ किया गया, तो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। इसका जो फर्स्ट बैच है 8 चीतों का नामीबिया से लाया गया था, कूनो पार्क नेशनल पार्क में रिलीज किया गया था। और ध्यान रखिएगा, एक मुखी नाम का मतलब एक चीता है, फीमेल चीता है, यही पहली मतलब पैदा हुई मतलब बच्ची है जो कि पूरा बड़ी हुई है, मतलब एडल्टहुड में पहुंची है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, मुखी नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक। और उसके अलावा आप यही जान लीजिए दोस्तों, 1952 में नेटिव जो मतलब नेटिव क्या होता है दोस्तों, नेटिव मतलब जहाँ से मतलब वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, ठीक है, वही है।
और नेटिव क्या है कि मतलब पूरे देश भर में हो सकता है, पर एंडेमिक क्या होता है कि मतलब उन वो सिकुड़ के बहुत छोटे से लोकेशन में है, तो मतलब ओरिजिनली वहीं के, पर हैं भी वहीं पे, बहुत ज़्यादा लोकेशन में नहीं है, ठीक है। तो नेटिव एशियाटिक चीता जो है एक्सटिंक्ट घोषित कर दिए गए थे 1952 में ही। और एशियाटिक चीता मतलब थोड़े से छोटे होते हैं किसके, अफ्रीकन चीता के मुकाबले। और अफ्रीकन चीता की जो धारियाँ होती हैं ना वो थोड़ी गाढ़ी होती हैं दोस्तों, अगर आप देखेंगे ध्यान से ना, ये देखिए कितनी ये जो गाढ़ी गाढ़ी है ना, और वो अगर यही एशियाटिक वाला देखें तो पतला पतला है, ठीक है ना। तो यही जो अफ्रीकन चीता है इनका स्टेटस अगर देखें तो वल्नरेबल है, और ये एशियाटिक का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो भी ईरान के पास ही है, और मतलब 40 से भी कम जनसंख्या है उनकी, ठीक है। इसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों, वर्ल्ड स्पेस वीक, ये 4 से 10 अक्टूबर मनाया जा रहा है 2025 में। मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बूस्टअप करने के लिए, लोगों को मतलब बताने के लिए, तो मतलब वही अवेयरनेस के लिए इसको लागत चलाया जाता है। स्टार्ट किसके द्वारा किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि मतलब सबसे मेन ब्रांच है यूनाइटेड नेशन की दोस्तों, है ना। और मतलब जितने भी डिसीजन है मेन जो है, बजट वजट सारी चीज़ें यही करता है यूएन में। और इसका स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था। टोटल मेंबर वही जो यूएन के 193, और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। और इसकी जो थीम है वर्ल्ड स्पेस वीक की, इसकी थीम है लिविंग इन स्पेस 2025 की, ठीक है। उसके बाद एक पर्सनालिटी है TJS जॉर्ज, ये अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ, तो ये है वो पर्सनालिटी दोस्तों, ध्यान से देखिए, ठीक है। इनका भी हाल फिलहाल में देहांत हुआ है, और ये एक जर्नलिस्ट है। और बस ये ध्यान रखिएगा कि अभी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि रिसेंटली एक पर्सन मतलब देहांत हुआ है उनका, मतलब TJS जॉर्ज, उनको क्या मतलब पद्म भूषण किस साल मिला था, तो पद्म भूषण उनको 2011 में मिला था, ठीक है, केरला के। उसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर है दोस्तों का PM सेतु। एक्चुअली क्या है, अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, तो उसी चक्कर में बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, तो उसी में एक से मतलब स्कीम ये भी है PM सेतु, जो बिहार में लॉन्च हुई है। और बाकी भी और भी हुई है, मतलब करीब करीब 62,000 का है, पर मेन 60,000 करोड़ का बजट इसी अकेले का है, और बाकी तो पुरानी ही स्कीम है जिसमें एडअप किया गया है। इसका बस यही मकसद है, जो ITI हैं मतलब बिहार में करीब करीब 1000 ITI को मॉडर्नाइज करना, उनको हब एंड स्पोक मॉडल पर चलाना है। हब एंड स्पोक मतलब क्या, जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, उसमें आप देखेंगे बीच में ये रहता है, हब हो गया, और बाकी स्पोक ऐसे जुड़े रहते हैं ना चक्के में, ऐसे देखिए ऐसे जुड़े होते हैं। तो वही है, मतलब यही जो ITI को पहले मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन में इनको ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद जब वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग ले लेंगे तो मेन के लिए उनको हब में पहुँचाया जाएगा, एक मेन ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। उस पर 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर है दोस्तों, इसका नाम ध्यान रखना है, साइक्लोन शक्ति। ये किसने नाम दिया है, एस फॉर शक्ति, एस फॉर श्रीलंका ने नाम दिए, सॉरी नेम्ड बाय श्रीलंका, ठीक है। ये अरेबियन सी में है, बस यही ध्यान रखिए। शक्ति क्या है ये पूछ सकता है तो बोलना साइक्लोन है, और किसने नाम दिया है, अरेबियन सी, बस इतना ही ध्यान रखिए। उसके बाद 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर दोस्तों, 12 तंग आइलैंड, ये ध्यान रखिए कि दोस्तों इंडिया का इकलौता मड वोल्केनो है। और एक बात ध्यान रखिए, मड वोल्केनो में कोई भी टेम्परेचर मतलब आप समझ लीजिए कम से कम भी हो सकता है, और ज़्यादा ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता है, जैसे लावा वावा गर्म होता है। और इसमें क्या होता है ना दोस्तों, मड बाहर निकलता है, जैसे अंदर में मान लीजिए बहुत गर्म पानी होता है ना, जियो थर्मल एनर्जी जिसे कहते हैं, वही जब किसी लोकेशन से बाहर आता है, कोई फॉल्ट हो या कुछ हो, तो उससे जब बाहर आता है तो मतलब मड के रूप में बाहर आता है। बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन, ये सब बाहर निकलती है, तो वही जो बुलबुला से उठता है तो वही मड वोल्केनो कहलाता है। अगर मैं फोटो में आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये है वो मड वोल्केनो, है ना, ये देखिए कैसे भुर्र से उठ रहा है ना। ये बारातंग आइलैंड इकलौता इंडिया का मतलब आइलैंड है जहाँ पे मतलब मड वोल्केनो है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है दोस्तों। तो यही थे आज के करंट अफेयर, मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू।